हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आपको बताया था कि हम एसएससी एमटीएस के लिए जो है एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो ये आपका एसएससी एमटीएस जो 2024 है उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहने वाला है। और उसके साथ साथ ही इसमें पूरा जो है फोकस रखा जाएगा कि आपका जो एसएससी जीडी 2025 होगा उससे क्वेश्चन जो जो आएंगे उस वाले आपके एग्ज़ाम में, इससे ही कहीं ना कहीं बन जाए। क्योंकि देखिए एमटीएस और जीडी के क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट 90% तक सेम ही आते हैं, क्योंकि मैंने दोनों एग्ज़ाम अच्छे से देखे हैं 2-3 साल से। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए जिनका एग्ज़ाम आगे एसएससी जीडी का देने वाले हैं जो लोग, उनके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। और एमटीएस जो आपका ये तो एग्ज़ाम अभी सितंबर में ही होगा, तो उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोनों फॉर्म में से आपका कोई भी फॉर्म भरना है या आप भरेंगे तो आप आसानी से इसको अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर कितनी है। देखिए अमूर्त धरोहर की बात करी गई है। अमूर्त धरोहर वो होती है, देखिए आपका एक तो विश्व धरोहर होती है। विश्व धरोहर में क्या होती है कि कोई आपका मोनूमेंट हो गया, कोई आपकी बिल्डिंग हो गई, इनको यूनेस्को में शामिल किया जाता है, वो विश्व धरोहर अलग होती है। और अमूर्त धरोहर के अंदर क्या होता है कि कोई आपका त्यौहार हो गया, त्यौहार के साथ में कोई नृत्य हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, इनको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के अंदर रखा जाता है। ये पूछा है कि वर्तमान में कितनी है। तो अगर अमूर्त धरोहर की बात कर लें तो वर्तमान में कुल 15 यहाँ पर हैं अमूर्त धरोहर, ये चीज़ याद रखनी है। और 15वें नंबर की सबसे लास्ट वाली कौन सी है, तो सबसे लास्ट वाली है दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा है कहाँ की आपकी, ये है वेस्ट बंगाल की। यानी कि कुल 15 अमूर्त धरोहर है, 15वीं आपकी दुर्गा पूजा है और उसके बाद में आपकी वेस्ट बंगाल की है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे 2010 में एक तो आपका कालबेलिया हो गया, एक कालबेलिया नृत्य हो गया, और कालबेलिया के साथ में एक हो गया छऊ नृत्य। इन दोनों नृत्यों को शामिल किया गया था अमूर्त धरोहर में। कालबेलिया राजस्थान का नृत्य है जिसको कि सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। और सपेरा नृत्य से जो संबंधित हैं वो है गुलाबो सपेरा, कई बार एमटीएस एग्जाम में आया। यानी गुलाबो सपेरा कालबेलिया से संबंधित है, कालबेलिया को सपेरा नृत्य कहा जाता है। और छऊ नृत्य है झारखंड का, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है। और इन दोनों को जो है 2010 के अंदर अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था, ये चीज़ याद रखना है। योग जो होता है हमारा कि जैसे कि विश्व जो आपका योग दिवस है 21 जून को मनाते हैं, 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो योग को 2016 के अंदर यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया, ये चीज़ भी याद रखना है। कुंभ मेले की बात करें तो कुंभ जो मेला है ये 2017 में जो है आपका शामिल किया गया था अमूर्त धरोहर में, ये चीज़ याद रखना है आपको। और रामलीला जो है आपका, रामलीला को 2008 में किया गया था, उत्तर प्रदेश का आपका एक नाटक होता है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। देखिए नोट्स आपको खुद बनाने हैं, नोट्स आपको जितने भी मैं फैक्ट आपको बताते चलता हूँ यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि लिखने में आया तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपको क्या करना है कि आपको खुद लिखते जाना है और उसी का रिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो एसएससी जीडी और एमटीएस जैसे एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किराना घराना के संस्थापक कौन है। देखिए किराने घराने से क्वेश्चन लगातार आपका पूछा जाता है। किराने घराने के अगर संस्थापक की बात करें तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि जो किराना घराना है ये आपका मुजफ्फरनगर में आता है। यानी कि अगर बात करें इसके स्थान की तो मुजफ्फरनगर जो यूपी का है, मुजफ्फरनगर यूपी में आपका किराना घराना आता है। और इसके संस्थापक जो हैं वो हैं करीम खां, यानी कि इसके जो संस्थापक हैं वो हैं करीम खां। इसके साथ साथ आपको लखनऊ घराना भी याद रखना है। लखनऊ घराना आपका क्या है कि ये आपका कथक के लिए प्रचलित है, कथक के लिए। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं कालिका बिंदादीन, यानी कि कालिका जो बिंदादीन है वो लखनऊ घराने के संबंध आपके संस्थापक हैं। और किराने घराने से एक नाम कई बार पूछा जाता है एसएससी एमटीएस में भी और जीडी में भी, कि भीमसेन जो जोशी हैं इनका जो संबंध है वो किस घराने से है। तो भीमसेन जोशी का जो है किराने घराने से। और भीमसेन जोशी को भारत रत्न किस वर्ष मिला, तो 2009 के अंदर मिला, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और एक किराने घराने से संबंधित नाम है गंगूबाई हंगल, आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। यानी कि गंगूबाई हंगल जो हो गया, इनका संबंध पूछे किस घराने से है तो गंगूबाई जो हंगल का है इनका भी संबंध है आपके किराने घराने से। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। बाकी आपको लखनऊ घराने से कालिका बिंदादीन ने संस्थापक रहे हुए थे, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, ये लोग जो थे कथक से संबंधित हैं और लखनऊ के घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में।
नेक्स्ट है कि पुरुष विश्व हॉकी कप की शुरुआत कब हुई थी। देखिए पुरुष अगर हॉकी विश्व कप की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी आपके 1971 में, यानी कि 1971 में पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई थी। और पहला जो विश्व कप है वो जीता गया था आपका पाकिस्तान के द्वारा, यानी कि पाकिस्तान जो रहा हुआ था वो पहले हॉकी विश्व कप का विजेता था पाकिस्तान। और जो दूसरा आपका हुआ था जाकर के आपको बताए, ये देखिए ये पाकिस्तान का आप देख लीजिए, पाकिस्तान का आपका पहला था जिसमें कि विजेता पाकिस्तान था। और स्पेन जो रहा हुआ था यहाँ पर इसका जो है उप विजेता बना हुआ था, ये चीज़ भी याद रखनी है। और पहला जो आयोजन हुआ था 1971 का, ये आपका बार्सिलोना में हुआ था, बार्सिलोना में आपका हुआ था, ये चीज़ भी याद रखेंगे। और जो दूसरा रहा हुआ था आपकी बात करें कि दूसरा आपका 1973 में हुआ और तीसरा 1975 में, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही पूछा जाता है, क्योंकि हॉकी में भारत ने एक बार सिर्फ विश्व कप जीता हुआ है और वो जीता है 1975 के अंदर। और इसमें हराया किसको था, तो इसमें उसने पाकिस्तान को भारत ने हराया था। और जो इसका आयोजन है वो किया गया था मलेशिया में, ये चीज़ याद रखेंगे। और एक चीज़ याद रखनी है, अभी हाल का 2022 का जो है ये आपका भारत में आयोजित हुआ था और विजेता इसका जर्मनी रहा हुआ था। और जर्मनी ने हराया किसको था, तो जर्मनी ने हराया था बेल्जियम को, ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखेंगे। यानी 2022 का भारत में होता है, बेल्जियम उप विजेता रहा हुआ था और जर्मनी जो है विजेता रहा हुआ था। देखिए हर अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट है कि बुंदू खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए बुंदू खान की बात करें, कई बार आपसे पूछा जाता है, तो बुंदू खान का जो संबंध है वो है सारंगी से, आपको याद रखना है, सारंगी से संबंधित है बुंदू खान। और सारंगी से एक और नाम कई बार पूछा जाता है जो कि है पंडित राम नारायण मिश्र। कई बार एग्जाम में पूछा गया है MTS GD के कि पंडित जो राम नारायण मिश्र हैं इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका सारंगी से है। और यहीं आपसे हम पूछ लें एल सुब्रमण्यम अगर आपसे पूछ लें तो एल सुब्रमण्यम का संबंध जो है वो वायलिन से है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। और कुछ वाद्य यंत्र से आप सितार जैसे बात करें तो सितार का बात करें तो याद रख सकते हैं पंडित रविशंकर हो गए। पंडित रविशंकर को 1999 में जो है भारत रत्न मिला। और निखिल बनर्जी हो गए, निखिल बनर्जी का भी जो संबंध है वो है सितार से। इसके साथ साथ विलायत खान हो गए, इनका भी संबंध जो है सितार से, तो ये चीज़ भी याद रखना है। इतने यहाँ पर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि वांगला महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं। देखिए वांगला महोत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका मेघालय में। और मेघालय में आपका वांगला मनाते हैं। और मेघालय में ही 3 तरह की आपकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कि पहली होती है खासी, और इसी खासी पहाड़ी से खासी महोत्सव भी मनाते हैं। खासी हो गया, उसके बाद आपका गारो हो गया और उसके बाद हो गया जयंतियाँ। ये 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि पूछते हैं किस राज्य में आती हैं, तो मेघालय में आती हैं। और चेरापूंजी और मासिन राम जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वो भी आपकी मेघालय में आता है। और एक फेस्टिवल कई बार पूछा जाता है और वो है नोंग क्रेम जो फेस्टिवल है ये भी मेघालय का आपका है, मेघालय का होता है। और बांस नृत्य या आपसे चेराव नृत्य कभी पूछ ले, आपसे बांस नृत्य पूछे या चेराव पूछे तो ये आपका मिजोरम का हो जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि जल्लीकट्टू खेल किस त्योहार में मनाते हैं। देखिए जल्लीकट्टू की बात करें तो जो जल्लीकट्टू का आपका त्यौहार है ये मनाया जाता है पोंगल में। यानी कि जल्लीकट्टू के खेल में क्या होता है, इसमें मनुष्य यानी कि जो आदमी होते हैं उनकी लड़ाई सांडों से करवाई जाती है, जो कि अब प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। और पोंगल अगर त्यौहार पूछे कहाँ का है तो ये है फिर तमिलनाडु का, ये चीज़ भी याद रखनी है, तमिलनाडु का है पोंगल। और पोंगल उसी तरह है जिस तरह से उत्तर भारत में खिचड़ी आपका मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में, और हरियाणा में लोहड़ी मनाते हैं, गुजरात में पतंग महोत्सव मनाते हैं, उसी तरह आपका पोंगल होता है। और अगर पोंगल की जगह आपसे पुथांडू पूछा जाए तो पुथांडू की बात करें तो जो पुथांडू होता है ये तमिल नववर्ष होता है, यानी कि तमिल का जो नववर्ष होता है वो पुथांडू होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं और भी कुछ त्यौहार हैं, जैसे आपका बथुकम्मा त्यौहार आप याद रख सकते हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है। बथुकम्मा होता है तेलंगाना का, आप इसको भी याद रखेंगे, यानी कि बथुकम्मा जो है आपका तेलंगाना का है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में।
नेक्स्ट है कि फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक एमटीएस में कई बार पूछी गई है, एक दो बार जीडी में भी देखने को मिली। और इसके जो लेखक एक्चुअली नहीं, इसकी लेखिका हैं यानी कि फीमेल राइटर है, उनका नाम है अनीता देसाई। अनीता देसाई जो हैं, इनकी पुस्तक फास्टिंग फीस्टिंग कई बार पूछी जाती है। इसके साथ साथ ही इनका एक पुस्तक है इन कस्टडी, ये भी कई बार पूछी जाती है। और इन कस्टडी के साथ में आपने एक बुक का काफ़ी नाम सुना होगा, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यानी कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। आपने अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये जो बुक है कई बार एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में देखने को मिलती है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और इसके जो लेखक हैं वो हैं किरण देसाई, ये चीज़ याद रखना, अगर राइटर इसके पूछ दे। उसके तो अनीता देसाई हो गई, लेकिन किरण देसाई जो हैं वो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के हैं, द इनहेरिटेंस लॉस के हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बनेगा कि 2006 में जो है बुकर पुरस्कार दिया गया था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को, बुक को, यानी कि जिसके राइटर थे किरण देसाई। 2006 के अंदर इसको बुकर पुरस्कार मिला था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान में खेला जाता है। देखिए टेनिस अगर टूर्नामेंट की बात करें तो पहली चीज़ तो आपके 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन आपका हो गया, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम हो गया। इसके बाद आपका होता है एक फ्रेंच हो जाता है, फ्रेंच के साथ में आपका एक विंबलडन हो जाता है, ये भी याद रखना है। और विंबलडन के बाद में आपका आता है यूएस ओपन, तो याद रखना है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन। इसमें आपका घास का मैदान पूछा है, तो घास के मैदान में आपका विंबलडन खेला जाता है, यानी कि जो टेनिस का टूर्नामेंट है विंबलडन है, ये घास के मैदान में खेला जाता है। और सबसे पुराना अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना टेनिस का कौन सा ग्रैंड स्लैम है, तो वो आपका विंबलडन ही है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो 1877 यानी कि 1877 में की गई थी। विंबलडन की सबसे पुराना है, घास के मैदान में खेलते हैं। और फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन आपका मिट्टी के क्ले में आपका खेला जाता है, यानी कि मिट्टी का कोर्ट होता है उसमें होता है। बाकी आपका होता है हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया और यूएस ओपन हो गया। तो सबसे पुराना है आपका विंबलडन, और विंबलडन के बाद आपका यूएस ओपन पुराना है, और यूएस ओपन के बाद में फ्रेंच ओपन, और सबसे आपका जो नया है ग्रैंड स्लैम वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका जनवरी फरवरी माह में होता है, जो कि इस साल का आपका हो चुका है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है। देखिए अगर 8 डिग्री की बात करें तो 8 डिग्री मालदीव से क्या करता है, मिनी काय को अलग करता है। मालदीव से मिनी काय को जो अलग करने वाला चैनल है वो है आपका 8 डिग्री। और लक्षद्वीप की बात करें, यानी कि जो लक्षद्वीप हो गया, और लक्षद्वीप से जो मिनी काय को अलग कर दे वो होता है 9 डिग्री चैनल। यानी लक्षद्वीप से मिनी काय को अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल, मालदीव को मिनी काय से अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री जो चैनल होता है वो अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। ये चीज़ भी याद रखना है, अंडमान और निकोबार को जो अलग करने वाला चैनल है वो है आपका 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, आई होप कि सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि लिखना आपको है। मैं जितने फैक्ट मुँह से बोल रहा हूँ आप उसको सुनते जाइए और एक एक नोट करते जाइए। उसके बाद आपको उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और आपके एग्जाम में फिर आपको मॉक टेस्ट दे करके देखना है, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो बस आपको इतना ही सपोर्ट करते रहना है, आपको नोट्स ज़रूर बना लेना है, क्योंकि एक बार देखने से कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट है कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। देखिए बराबर की अगर गुफाओं की बात करें तो ये आपकी स्थित हैं बिहार में, ये चीज़ याद रखना है। और बराबर के साथ में और एक गुफाएं आपसे पूछी जाती हैं, अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं पूछी जाती हैं। तो अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं ये आपकी हैं महाराष्ट्र की, ये चीज़ भी याद रखना है। इसके साथ साथ तीसरी गुफा आपको याद रखनी है भीमबेटका की, क्योंकि भीमबेटका भी पूछते हैं। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो हैं मध्य प्रदेश में, ये चीज़ याद रखनी है। और भीमबेटका की गुफाओं को जो है 2003 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और कुल विश्व धरोहर कितनी है, तो आपकी 42 है। अमूर्त धरोहर 15 है, लेकिन कुल जो विश्व धरोहर है वो 42 हो चुकी हैं। और 2003 के अंदर जो है भीमबेटका गुफाएं जो है मध्य प्रदेश को, इनको यूनेस्को के अंदर 2003 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है
संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? देखिए संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की हमारी स्थापना होती है वो 6 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये चीज़ भी याद रखना है। और इसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 की हुई और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए, ये चीज़ भी याद रखना है। और जो आपका इसके बाद क्या है कि इसमें 11 आपका दिसंबर का आपका फिर से बैठक होती है दूसरी, और इसमें स्थायी सदस्य जो हैं बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। और कोई पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया गया तो 13 दिसंबर को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया जो कि नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में। तो ये था 13 दिसंबर। और जो सलाहकार थे आपके संविधान सभा के सलाहकार बनाए गए BN राव, इसको भी याद रखना है। और इसके साथ आप क्या याद रख सकते हैं मान लीजिए, बाकी तो आपको आगे ही बता देंगे। महिला सदस्य की बात करें तो कुल 15 महिला सदस्य थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी, लेकिन हस्ताक्षर करने की बात करें तो कुल 11 महिलाओं ने संविधान सभा में हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और क्या याद रख सकते हैं आप, मानिए आप याद रख सकते हैं पहली अगर एकमात्र आपसे दलित पूछे, यानी कि एकमात्र जो है जो आपकी दलित कौन सी थी, तो दक्षिणाई जो है आपकी वेलायुधन, यानी कि दक्षिणाई वेलायुधन नाम की जो महिला थी संविधान सभा की, ये एकमात्र दलित थी। और बेगम एजाज की बात करें, आपको याद रखना अगर ये पूछे एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा की, तो वो थी बेगम एजाज। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? देखिए कृषि के अगर प्राचीनतम प्रमाण की बात करें कहाँ से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये आपके पाए गए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में जो है आपके मिले हुए हैं कृषि के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के। और मेहरगढ़ आपका आता कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में आता है, ये चीज़ भी याद रखना है, क्योंकि पूछ देते हैं कि जो ये सिंधु घाटी स्थल है आपका किस आपके जगह पर वर्तमान में आता है। और यहाँ से जो प्रमाण मिले हुए थे वो गेहूं मिला हुआ था और गेहूं के बाद में जौ मिला हुआ था। और अगर ये पूछ ले कि सबसे पहले प्रयुक्त होने वाला अनाज कौन था सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा, तो वो जौ हो जाएगा, यानी जौ था जो सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला था। इसके साथ में मेहरगढ़ में मिला है कृषि का प्राचीनतम प्रणाल। और अगर आपसे ये पूछ ले कि मानव का, यानी कि मानव का जो प्राचीनतम सबसे प्रमाण है वो कौन सा मिला है, तो मानव का अगर प्राचीनतम जीवाश्म की बात करें तो ये मिला है हथनौरा में। ये चीज़ भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, यानी हथनौरा जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर आपके मानव के जीवाश्म सबसे पहले मिले हुए हैं, जो कि 1982 यानी कि 1982 के अंदर मिले हुए थे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? देखिए वसा में घुलनशील बात करें दो तरह के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील और एक होते हैं जल में घुलनशील। वसा में आपको घुलनशील इस तरह से याद रखना है KEDA, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, या आपका अधिक लिख सकते हैं, अधिक ADEK, इस तरह से आपको याद रखना है। ये क्या होते हैं कि सारे के सारे आपके वसा में घुलते हैं जाके। इसके बाद आपके बचे कौन थे, इसमें आपके B और C बच गए, तो B और C जो हो जाएंगे ये जल में घुलने वाले हो जाएंगे, यानी B और C जल में घुलते हैं, और ADE के जो होते हैं ये वसा में घुलते हैं। और शरीर में हमारे किन विटामिन का जो है उत्पन्न हो जाता है, यानी कि बाहरी सोर्स से न लेकर हमारे शरीर में ही प्रोड्यूस होने वाले विटामिन कौन से होते हैं, तो एक तो विटामिन D होता है जो हमारे शरीर में ही बन जाता है क्योंकि ये धूप से बनता है, और विटामिन K जो होता है ये भी हमारे शरीर में ही उत्पन्न होता है, जो कि हमारी आंत होती है, जो कि इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, आंत के जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा जो है विटामिन K का निर्माण हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो pH मान है, pH मान की खोज किसके द्वारा करी गई थी? अगर बात करें तो pH मान क्या है, pH मान की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे सोरेनसन। pH मान की जो खोज है वो सोरेनसन ने करी हुई थी। और सोरेनसन के साथ में आपको याद रखना है कि pH मान क्या करना है कि 0 से आपका 7 तक पहुंचता है तो ये होता है अम्लीय, ये चीज़ याद रखना है। और 7 में आपका उदासीन हो जाता है, और 7 से लेकर के 14 तक जो होता है ये आपका होता है क्षारीय। इसकी खोज जो करी हुई थी वो करी गई थी यहाँ पर आपके सोरेनसन के द्वारा, जो कि वैज्ञानिक का नाम पूछा गया था।
तो ये चीज़ याद रखना है, 0 से 7 तक अम्लीय होते हैं, यानी कि 7 अगर आपका है किसी का पीएच मान तो वो आपका उदासीन हो जाएगा। यानी 0 से ज़्यादा और 7 से जो आपका है यहाँ पर 7 से कम जिनका रहता है पीएच मान वो अम्लीय कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट में कितने राज्य तटीय सीमा से लगते हैं। देखिए पूर्वी घाट की बात करें और तटीय सीमा की अगर बात करें कि कितने लगते हैं, तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ मैप आपका जो है इंडिया का बनेगा और ये इस तरफ जो लगते हैं यहाँ पर ये आपके हो जाएंगे पश्चिमी घाट के राज्य और ये हो जाएंगे आपके पूर्वी घाट के। तो कुल 9 राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा लगती है आपके। तो इस तरफ आपसे पूर्वी घाट के पूछे तो पश्चिमी घाट में कुल 5 राज्य लगते हैं और पूर्वी घाट में कुल 4 राज्य लगते हैं। पूर्वी घाट में 4 लगने वाला एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया उड़ीसा, तीसरा आपका हो गया आंध्र प्रदेश और चौथा हो गया तमिलनाडु। ये 4 पूर्वी घाट से लगते हैं और पश्चिमी घाट से आपका गुजरात लग जाएगा, महाराष्ट्र लग जाएगा, गोवा लग जाएगा, कर्नाटक लग जाएगा और केरल लग जाएगा। तो 5 राज्य पश्चिमी घाट से लगते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 4 इस तरफ लगेंगे और 5 जो है इस तरफ लगेंगे। और सबसे अधिक जो लंबी तटीय रेखा है वो किसकी है, वो गुजरात की है। भारत के अंदर अगर बात करी जाए, यही जब विश्व में होगी सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है, तो वो फिर हो जाएगी कनाडा की। ये चीज़ याद रखना है। और सबसे कम किसकी लगती है, तो सबसे छोटा पार्ट जो है तटीय रेखा में भारत का लगता है वो लगता है गोवा का। सबसे कम गोवा की लगती है और सबसे ज़्यादा जो लगती है वो गुजरात की लगती है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए, आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्या बोले एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एसएससी जीडी 2025 जो लोग आगे तैयारी करना चाहते हैं उनको लगता है इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, सीरीज को फॉलो करिए, आपको गारंटी के साथ 20 में से आप 15 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे इस बार। आप अभी से अगर तैयारी करते हैं तो 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग कराएंगे और एसएससी एमटीएस के लिए तो बताया ही कि आप लोग कर लेंगे। थोड़ा सा भी आपको बेनिफिशियल लगा हो तो थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो एडवाइस करना चाहते हैं वो लोग कमेंट में आप लोग कर सकते हैं। बाकी कोशिश करेंगे कि इसी तरह हम आपको लगातार प्रैक्टिस सेशन करवाएं, जो कि एमटीएस का एग्ज़ाम आपका 3 महीने बाद अप्रॉक्स होगा, तो वो आपके पास टाइम पूरा रहने वाला है। और जीडी के एग्ज़ाम के लिए तो आप ये समझिए 6 महीने से ज़्यादा का समय है। इतनी अच्छी जीके करा दूंगा कि आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में जीके से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे और जीके ही आपको इस बार बूस्ट करवाएगा, यानी स्कोर। बाकी जिन लोगों ने पिछले बार अभी जुड़े हुए थे एनालिसिस के टाइम से, वो लोग देख सकते हैं कि जिन लोगों ने केवल एनालिसिस भी देखा था उनका क्वेश्चन कितना ज़्यादा सही हुआ था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।